नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए और हम आज के सेशन में हम बात कर सकते हैं। यानी हमारा जो कौन सा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के अंदर है, जो कि कौन सा टॉपिक चल रहा था, राजस्थानी भाषा, बोलियां व साहित्य, जिसमें 4 भाग पीछे हम बना चुके हैं और आज का हमारा जो वीडियो पार्ट 5 रहेगा। तो कल के सेशन में हमने कहां तक छोड़ा था, यानी कल के सेशन में हम कह सकते हैं जो कि कुछ रासो ग्रंथ पढ़े थे, कुछ वैली ग्रंथ पढ़े थे, और आज हम प्रकाश ग्रंथ भी कल के सेशन में है जो कि हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो चलिए आज के सेशन में हम बात करते हैं, उससे आगे पढ़ते हैं। चलिए तो पहले हेडिंग लगाए, सर्वप्रथम विगत पढ़े। विगत ग्रंथ। विगत नाम सुना है क्या? विगत क्या होती है? कौन सा ग्रंथ होता है विगत? यानी स्थान विशेष की जानकारी देने वाला ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ होगा? स्थान विशेष की जानकारी देने वाला ग्रंथ, या फिर हम कह सकते हैं किसी क्षेत्र में जो भी मूल स्थान हो, है ना। तो पहले एक हम लिखेंगे मारवाड़ परगणारी विगत। कौन सी लिखेंगे? मारवाड़ परगणारी विगत। तो किसने लिखी थी ये? मुहणोत नैणसी ने लिखी थी। अब फिर उसके बाद में बात कर सकते हैं तो इस विगत के अंदर किन जो स्थानों का वर्णन मिलता है। पहले लिखते हैं यहाँ पे विगत किसे कहा जाता है ना, विगत लिखे और उसके बाद में डैश करके लिखे स्थान विशेष की जानकारी देने वाला ग्रंथ। स्थान विशेष की जानकारी देने वाला ग्रंथ। क्या कहलाता है? विगत। और 1 नंबर लगा के लिखे मारवाड़ परगणारी विगत। 1 नंबर लगा के लिखे मारवाड़ परगणारी विगत। मारवाड़ परगणारी विगत। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं किसने लिखी थी ये किसने लिखी थी? मुहणोत नैणसी ने, या फिर ऐसे लिखे कि ये ग्रंथ किसने लिखा था? मुहणोत नैणसी ने। ठीक है, फिर उसके बाद में हम इनके बारे में बात करेंगे, समझेंगे। तो एक बार लिखें कौन सा क्षेत्र आता है इनके अंदर। अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो इस ग्रंथ में जो मारवाड़ के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आपके, जैसे पोकरण है, फड़ोदी है, सोजत है, और आपके हम कह सकते हैं जेतारण है, और सिवाना है, और मेड़ता है। इस ग्रंथ में मारवाड़ के क्षेत्र, मारवाड़ कोष्टक में लिखो या फिर ऐसे बराबर करके लिखो, मारवाड़ के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पोकरण है, फलोदी है, जेतारण है। जेतारण कहाँ पड़ते हैं? पाली। और एक इसी के साथ में पाली में एक और है सोजत। ठीक है, और 2 और बच के 6 थे ना, एक हो जाएगा सिवाना, एक हो जाएगा मेड़ता। सिवाना, मेड़ता। अच्छे से दिख पा रहा है आप सभी को? यानी जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वो सभी को अच्छे से दिख रहा है ना? ओके, अब हम इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो ग्रंथ है कौन सा? मारवाड़ परगणारी विगत, यानी स्थान विशेष की जानकारी देने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? विगत ग्रंथ है जो कि कहलाता है। फिर उसके बाद भी अगर हम बात करें तो मारवाड़ परगणारी विगत, इस ग्रंथ में जो मारवाड़ के कौन कौन से क्षेत्र को बांटा गया है, कौन कौन से स्थानों को बांटा गया है, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं मारवाड़ परगणारी विगत के अंदर ये जो 6 क्षेत्र है इनकी जानकारी इसके अंदर देखने को मिलती है। फिर हम बात करें तो इन क्षेत्रों की जानकारी
किस आधार पे देखने को मिलती है, तो इन क्षेत्रों के अंदर इनका क्षेत्रफल क्या है, और इनके अंदर जनसंख्या से संबंधित जानकारी मिलेगी, और रीति रिवाज से संबंधित जानकारी मिलेगी, और धर्म से संबंधित जानकारी भी इनकी इसके अंदर मिलने वाली है। और फिर हम बात कर सकते हैं इस ग्रंथ के बारे में, तो जनगणना का जो प्रथम उल्लेख है वो भी इसी ग्रंथ के अंदर मिलते हैं। राजस्थान की जनगणना का जो सबसे पहले सर्वप्रथम जो पहला जो हम कह सकते हैं उल्लेख है वो भी इसी के अंदर किया गया है, इसी के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए अगर हम बात करें तो मुहणोत नैणसी को या फिर इसी हम कह सकते हैं यानी इस ग्रंथ को विगत मारवाड़ प्रगणारी विगत को या फिर मुहणोत नैणसी को हम कह सकते हैं आपके जो जनगणना का अग्रज भी कहा जाता है। ठीक है, और ये ग्रंथ विस्तृत होने के कारण, ये ग्रंथ इतना विस्तृत होने के कारण इसे राजस्थान का गजेटियर भी है जो कि कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिख लेना कि राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है, मारवाड़ परगणारी विगत को। चलिए ये एक दो लाइन और है वो अपन लिख लेते हैं। इन क्षेत्रों में लिखे सिवाना, इनकी विस्तृत जानकारी मिलती है। यहाँ पे चलो आगे लिख लेते हैं, मेड़ता की विस्तृत जानकारी मिलती है, विस्तृत जानकारी मिलती है। फिर हम बात करें इन क्षेत्रों के अंदर, यानी इस ग्रंथ में परगनों के क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, धर्म है, रीति रिवाज आदि की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में इन परगनों के इस ग्रंथ में इन परगनों का इन्हें परगनों के क्षेत्रफल, कौमा जनसंख्या, कौमा रीति रिवाज, कौमा धर्म आदि का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में चलो ऊपर लिख लेते हैं कि इस ग्रंथ के अंदर यानी जनगणना का प्रथम उल्लेख भी इसी ग्रंथ के अंदर देखने को मिलता है। जनगणना का प्रथम उल्लेख यहां लिख ले, जनगणना का प्रथम उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है, इसी ग्रंथ में मिलता है। इसलिए इस ग्रंथ को या मुहणोत नैणसी को, मुहणोत नैणसी को क्या कहा जाता है, जनगणना का अग्रज कहा जाता है। पेन चेंज करना पड़ेगा या सेम आगे, को जनगणना का अग्रज कहा जाता है। तो लिखे, और इसको है जो कि ये एक विस्तृत ग्रंथ होने के कारण इसको है जो कि राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। इधर लिख दूं ऊपर है ना, ये विस्तृत ग्रंथ होने के कारण क्या कहा जाता है, इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। ये एक विस्तृत ग्रंथ होने के कारण
इसे क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ठीक है, तो लिख ले, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। साथ में फंसा दिया ना, चलो आगे हम मतलब नया पेज लेके लिखेंगे ना। लिखिए फटाफट, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में अगर एक बार और अगर मैं बताऊं ताकि आपको इसके बारे में है जो कि अच्छे से याद हो जाएगा। विगत के अंदर पढ़े तो विगत क्या होता है? स्थान विशेष की जानकारी देने वाला ग्रंथ है। तो इसमें एक ही ग्रंथ हमें देखने को मिलता है, मारवाड़ परगणारी विगत। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मोहनोत नैणसी ने लिखा था। और इसके अंदर जो मारवाड़ के कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है? पोकरण है, फड़ौदी है, जैतारण है, और आपके सोजत है, सिवाना है, मेड़ता। ठीक है, इन प्रगणों का किस प्रकार से जानकारी जो देखने को मिलती है, इनका क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या, रीति रिवाज, धर्म आदि की जानकारी इसमें देखने को मिलती है। और जनगणना का जो प्रथम उल्लेख है वो भी इसी ग्रंथ के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए इस ग्रंथ को या फिर मोहनोत नैणसी जिसने इस ग्रंथ को लिखा, उनको हम कह सकते हैं जनगणना का अग्रज भी माना जाता है या फिर कहा जाता है। ठीक है, और ये विस्तृत ग्रंथ होने के कारण इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर फटाफट से लिखने की कोशिश करें, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, वात। क्या लिखेंगे? वात। अब बात करें कि वात क्या होती है। वात के अंदर प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलती है। प्रेम कहानियों पर आधारित ग्रंथ क्या कहलाता है? वात कहलाता है। अच्छे से दिख रहा है ना आप सभी को? ओके, तो हम कह सकते हैं प्रेम कहानियों पर लिखा गया ग्रंथ क्या कहलाता है? वात कहलाता है। तो इसमें दो तीन जो महत्वपूर्ण है, जिसमें एक तो आपको पता है जो दुर्ग हम लोगों ने पढ़ा था, विरमदेव सोनगरारी वात। किसने लिखा था ये ग्रंथ? पद्मनाभ ने लिखा था। यानी इसके अंदर विरमदेव जो कानड़देव सोनगरा का पुत्र था, हम कह सकते हैं कानड़देव सोनगरा का पुत्र जो था विरमदेव, और इनके साथ में है जो कि फिरोजा का प्रेम हो जाता है। फिरोजा कौन थी? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। इनसे प्रेम आधारित जो कहानी है वो किसके अंदर मिलती है? विरमदेव सोनगरारी वात जो ग्रंथ है इसके अंदर देखने को मिलती है। और एक है महत्वपूर्ण अगर बात करें तो डुंगजी जवार जी रिवाज, जो कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने है जो कि लिखी थी। ठीक है, तो ये दो ग्रंथ आप लिखिए। प्रेम पर आधारित ग्रंथ, प्रेम कहानियों पर आधारित ग्रंथ। ठीक है, लिखे प्रेम आधारित प्रेम कहानियों पर आधारित ग्रंथ, है ना? या कैसे भी लिख दे, मतलब आपको जैसे सूटेबल लगे। प्रेम कहानियों पर आधारित ग्रंथ क्या कहलाता है? वात। अब एक नंबर लगा के लिखिए विरमदेव सोनगरारी वात। विरमदेव कौन था? कानड़देव का पुत्र था, विरमदेव सोनगरा। विरमदेव सोनगरारी वात। किसने लिखा था ये ग्रंथ? पद्मनाभ ने। एक ग्रंथ और भी है पद्मनाभ ने जो लिखा है, वो किस पे है? कानड़देव पे, जो तीसरे शाक्य के बारे में हम कह सकते हैं, जो कि जो दुर्ग में शाखा हुआ था उनके बारे में, जो युद्ध के बारे में उसमें जानकारी देता है, वो किसका है? कानड़देव प्रबंध, पद्मनाभ, है ना? ठीक है, एक पद्मनाभ ने जो ग्रंथ था कानड़देव पर लिखा गया ग्रंथ था, वो भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो अब इनके बारे में बात करें तो किसने लिखा था? ये पद्मनाभ ने लिखा था। इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है? विरमदेव कौन था? कोष्टक में लिखे विरमदेव था कानड़देव का पुत्र। वह कोष्टक बंद फिरोजा कौन थी?
एक्चुअली में हम बात करें तो इनका जो प्रेम की कहानियां है, लेकिन वीरमदेव इस प्रेम के हम कह सकते हैं इसमें समक्ष नहीं था। केवल है जो कि ये एक तरफा प्यार था, हम कह सकते हैं। फिरोजा केवल है जो कि वीरमदेव से प्यार करती थी, लेकिन वीरमदेव है वो फिरोजे से प्यार नहीं करता था। ठीक है, तो फिरोजा कौन थी? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। कोष्टक लगा के लिखे अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी की पुत्री। की प्रेम कहानियों का वर्णन इसके अंदर है जो कि देखने को मिलता है। सोनग्रा सॉरी हम बात कर सकते हैं वीरमदेव व फिरोजा की प्रेम कहानियों पर, की प्रेम कहानी पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है, तो वीरमदेव फिरोजा की प्रेम कहानियों पर आधारित जो ग्रंथ है वो कौन सा हो जाएगा आपका? वीरमदेव सोनग्रारी बात। एक और लिखे डूंगजी जमार जीरी बात, किसने लिखा था? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। 2 नंबर लगा के लिखे डूंगजी जमार जी, डूंगजी जवाहर जी रीवात। कौन है डूंगजी जवाहर जी? राजस्थान के लोक देवता कहलाते हैं। ये किसने लिखा था? ये ग्रंथ लिखा था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। ठीक है, तो ये 2 लिखिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपके हम कह सकते हैं वात जो 2 ग्रंथ है, और पहले हम कह सकते हैं विगत जो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ लिया हम लोगों ने वात, तो ये लिखिए। उसके बाद में आगे लिखते हैं रूपक ग्रंथ, हेडिंग लगाएंगे आगे, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर चलिए आगे हम पढ़ते हैं अब रूपक ग्रंथ। ज्यादा नहीं है इनके अंदर, बस ये एक एक दो दो ग्रंथ इसके अंदर रहेंगे। बाकी जो बचेंगे वो हम लास्ट में सभी के साथ में पढ़ेंगे, या फिर जो हम कह सकते हैं जो रचनाकार है उनका सभी के है जो कि नाम लिखेंगे, उनके अंदर है जो कि आ जाएगा कि किसका कौन सा ग्रंथ था रूपक। तो अब हम इनके बारे में बात करें कि रूपक ग्रंथ कौन से होते हैं, इसके अंदर किन की जानकारी देखने को मिलती है। तो रूपक यानी वंश विशेष की या फिर उनके साथ में व्यक्ति विशेष की जानकारी देने वाला ग्रंथ। यानी एक अगर ऐसे आ जाए कि व्यक्ति विशेष की जानकारी देने वाला ग्रंथ, वो तो हम लोगों ने कल के सेशन में पढ़ा था कि वो होता है प्रकाश से ग्रंथ। जैसे कि पाबू प्रकाश है, तो उसमें वो केवल और केवल पाबू के बारे में जानकारी देता है, तो वो व्यक्ति विशेष हो जाएगा। और इसमें रूपक ग्रंथ की बात करें तो इसमें जो वंश विशेष व व्यक्ति विशेष इन दोनों की जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है वो कहलाएगा आपका रूपक ग्रंथ। इसमें 1 नंबर लगा के लिखेंगे अपन कि गजगुण रूपक। कौन सा? गजगुण रूपक। इसके बारे में बात करें तो ये केशव के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इसके अंदर मारवाड़ का जो शासक था जिसका नाम था गजय सिंह प्रथम पर लिखा गया ग्रंथ है। और गजय सिंह प्रथम की यानी अब हम बात कर सकते हैं तो इसकी मतलब गजय सिंह प्रथम पर लिखा गया ग्रंथ है, और इसके साथ साथ इसके अंदर और जानकारी जो मिलती है तो गजय सिंह की जो राज वैभव के बारे में जानकारी मिलेगी, उनकी जो तीर्थ यात्राओं थे उनके बारे में जानकारी मिलेगी, और उनके जो युद्ध अभियान थे उनके बारे में भी जानकारी हमें देखने को मिलेगी। तो लिखिए 1 नंबर लगा के गजगुण रूपक किसने लिखा था? केशव ने। 1 नंबर लगा के लिखें। पहले लिखे यहां पे एक लाइन है, वंश विशेष या व्यक्ति विशेष ज्यादा इसके अंदर जानकारी नहीं है, फटाफट से आप लिखने की कोशिश करेंगे। यानी वंश विशेष या व्यक्ति विशेष की जानकारी देने वाला ग्रंथ, की जानकारी देने वाला ग्रंथ। ठीक है, अब 1 नंबर लगा के लिखे इसके अंदर गजगुण रूपक। गजगुण रूपक
किसने लिखा था? केशव ने। इसके अंदर जानकारी किसकी मिलती है? हम बात करें तो आपके जो कि गजय सिंह प्रथम की, उसके ऊपर जो ग्रंथ ये लिखा गया, इसलिए इसका नाम है जो कि क्या रखा गया है? गज गुण रूपक। यानी ये ग्रंथ की बात करें तो मारवाड़ के शासक गजय सिंह प्रथम पर है जो कि लिखा गया है, और उसके साथ ही उनके जो राज वैभव है उन सभी की जानकारी, इसके अंदर जो वंश विशेष की जानकारी भी देखने को मिलती है। ये ग्रंथ मारवाड़ शासक गजय सिंह प्रथम पर, गजय सिंह प्रथम पर लिखा गया ग्रंथ है। गजय सिंह प्रथम पर लिखा गया ग्रंथ है। अब उसके बाद में हम बात करें इनके बारे में, तो इसी के साथ और क्या जानकारी मिलती है, यानी ऐसे लिखे कि इसी के साथ इसमें गजय सिंह के राज वैभवों, तीर्थ यात्राओं व उनके युद्ध अभियानों की भी जानकारी देखने को मिलती है। इसमें गजय सिंह के राज वैभवों, राज वैभवों और जो भी उनका युद्ध अभियान हुए हैं और उनके जो भी तीर्थ यात्रा थी, तो लिखे तीर्थ यात्राओं, तीर्थ यात्राओं, युद्ध अभियानों, युद्ध अभियानों आदि की जानकारियां मिलती है, आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, या फिर ऐसे लिखे कि ये जो ग्रंथ है की जानकारी इसमें है जो कि मिलता है। इस ग्रंथ के अंदर ये किस पे लिखा गया है? गजय सिंह प्रथम पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये लिखी, और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जो कि आपका 2 नंबर लगा के लिखे राज रूपक ग्रंथ, जो कि कवि वीर भाण ने है जो कि लिखा था। वीर भाण कौन था? उबेद सिंह का दरबारी कवि था, और क्या करता है कि हम बात इनके बारे में करेंगे, जो कि सर बुलंद राय से है जो कि युद्ध किया था, उनको हरा करके है जो कि क्या था, शंभू बाण जो तोप लेकर के आया था। वर्तमान में हम अगर बात करें तो कहाँ पे स्थित है शंभू बाण तोप? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर स्थित है। बिल्कुल हम कह सकते हैं शंभू बाण तोप है जो कि वहां पे सुरक्षित रखी गई है। लिखिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अब 2 नंबर लगा के लिखिए आप राज रूपक वीर भाण। राज रूपक ग्रंथ किसने लिखा था? वीर भाण। 2 नंबर लगा के लिखे राज रूपक किसने लिखा था? वीर भाण ने। वीर भाण कौन था? यानी हम इनके बारे में बात करें तो ये वीर भाण है जो कि अभय सिंह जो मारवाड़ का जो शासक था उसका है जो कि क्या था? दरबारी कवि था। एक लाइन लिखे, वीर भाण अभय सिंह का दरबारी कवि था। दरबारी कवि था। तो जो हम बात करें तो अभय सिंह कौन थे, इनके बारे में एक अगर बात करें तो अभय सिंह यानी इसी ग्रंथ में ऐसी जो जानकारी देखने को मिलती है जो वीर भाण ने लिखा है इस ग्रंथ को, यानी राज रूपक ग्रंथ। इसमें अभय सिंह गुजरात का एक शासक था, सूबेदार था हम कह सकते हैं, जो कि बुलंद राय जिनका नाम था। तो उनके बीच में और उबेद सिंह के बीच में एक भीषण युद्ध होता है, और उबेद सिंह उसको है जो कि उनकी तरफ से क्या करता है, युद्ध को जीत करके आता है, और उनसे एक जो तोप थी शंभू बाण तोप, वो वहां से है जो कि छीन करके ले आता है। तो लिखी इस ग्रंथ में उबेद सिंह और गुजरात के सूबेदार बुलंद राय, सर बुलंद राय के बीच में एक युद्ध होता है, वो उसकी जानकारी इसके अंदर है जो कि मिलती है। और इसी युद्ध में कहा जाता है, और इसी युद्ध में है जो कि बताया जाता है, इसमें लिखा गया है कि उबेद सिंह सर बुलंद राय को है जो कि हराकर शंभू बाण तोप है जो कि लेकर के आए थे। कहां पे लेकर के आए?
मारवाड़ के अंदर, हम कह सकते हैं जोधपुर के अंदर लाए थे। और वर्तमान में वो जो तोप है शंभू बाण तोप कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जो कि हम लोगों ने दुर्ग का जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर देखा था कि शंभू बाण तोप है जो कि कहाँ पे स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसी ग्रंथ में मिलता है कि गजे सिंह प्रथम, सॉरी गजे सिंह, उबे सिंह, उबे सिंह, अभय सिंह किससे युद्ध करता है? अभय सिंह गुजरात के सूबेदार कौन थे? सर बुलंद राय से गुजरात के सूबेदार सर बुलंद राय के बीच युद्ध होता है। यानी इसमें यह बताया गया है कि अभय सिंह व गुजरात के सूबेदार बुलंद राय के बीच युद्ध होता है, युद्ध हुआ था। फिर एक लाइन और लिखे, इसी ग्रंथ में बताया गया है कि अभय सिंह किसको हरा करके शंभू बाण तोप लाए थे? सर बुलंद राय को हराकर शंभू बाण तोप मारवाड़ लाए थे। अगर लिखे तो लिख ले कि वर्तमान में ये तोप है जो कि कहां पे स्थित है। शंभू बाण तोप की अगर बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, सुरक्षित है। वर्तमान में ऊपर लिख ले यहां पे, वर्तमान में शंभू बाण तोप कहां पे सुरक्षित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, में सुरक्षित है। सुरक्षित है। और कौन कौन से तोपे वहां पे हम लोगों ने बात की थी? किलकिला, गुड़दानी, धूड़दानी, वो वगैरह वगैरह जो भी तोपे उसके अंदर वर्तमान में अगर बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ी थी तो लिखी। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर यानी 2 नंबर पे हम लोगों ने राज रूपक जो कि वीर भाण ने लिखा था। और उसके बाद में पढ़ते हैं रघु रूपक ग्रंथ जो कि किसने लिखा था? मंछाराम ने लिखा था। उसके अंदर जो जानकारी मिलती है वो भगवान राम पर लिखा गया ग्रंथ है और ये एक एक 2-2 लाइन उसके अंदर आपको लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्णधार रूपक इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। 3 नंबर लगा के लिखे। मंछाराम ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है रघुनाथ रूपक, भगवान राम पर लिखा गया ग्रंथ है। 3 नंबर लगा के लिखे। रघुनाथ रूपक किसने लिखा था? मंछाराम ने। किस पर लिखा गया ग्रंथ है ये? बस एक लाइन लिखनी है इसके अंदर, भगवान राम पर लिखा गया ग्रंथ, भगवान राम पर लिखा गया ग्रंथ।
लिखा गया ग्रंथ। अब केवल इसके कह सकते हैं केवल नाम लिखने हैं। इसमें एक लाइन थी कि भगवान राम पर लिखा गया ग्रंथ है, जो कि कौन सा है, पूछ ले कि भगवान राम पर लिखा गया ग्रंथ है, ऑप्शन दे दे तो आपका क्या हो जाएगा, रघुनाथ रूपक ग्रंथ। फिर लिखे कर्णाधार ग्रंथ, कर्णाधार रूपक ग्रंथ जो कि कवि भास के द्वारा लिखा गया, दानवीर कर्ण पर लिखा गया ग्रंथ माना गया है। चार नंबर लगा के लिखे कर्णाधार रूपक ग्रंथ। किसने लिखा है, कवि भास ने। किस पे लिखा गया है, कर्ण पे लिखा गया है, जो कि ग्रंथ लिखिए दानवीर कर्ण पर लिखा गया ग्रंथ है। दानवीर कर्ण पर लिखा गया ग्रंथ है, लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, और उसके बाद में लिखिए इतना, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक दो रूपक ग्रंथ और है, उसके बाद में आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इसके बाद में हम बात करें, आपका एक है राव रणमल रा रूपक। कौन सा, राव रणमल रा रूपक, जो कि कवि पशायत ने लिखा था। उसके अंदर जानकारी की अगर बात करें तो मंडोर के शासक रणमल पर लिखा गया ग्रंथ है। तो उनके बारे में चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, राव रणमल रा रूपक। 5 नंबर लगा के लिखे राव रणमल रा रूपक। किसने लिखा था, ये लिखा था कवि पशायत ने, कवि पशायत के द्वारा लिखा गया। इसके अंदर मंडोर शासक हम कह सकते हैं रणमल की जो कि जानकारी देखने को मिलती है। किस पे लिखा गया, इससे कह सकते हैं कि राव रणमल पे लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। मंडोर के राठौड़ शासक, लिखिए मंडोर के राठौड़ शासक, मंडोर के राठौड़ शासक रणमल पर लिखा गया ग्रंथ, रणमल पर लिखा गया ग्रंथ। कौन सा है, मंडोर शासक रणमल पर लिखा गया रूपक ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, राव रणमल रा रूपक, जो कि किसने लिखा था, कवि पशायत के द्वारा लिखा गया था। लिखिए इतना। फटाफट से लिखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके विलास ग्रंथ। विलास ग्रंथ नाम सुना होगा आपने, यानी ऐसे ग्रंथ जिसमें राजाओं का जो युद्ध अभियान हुए हैं, उनके साथ साथ उनका राजाओं का जो आमोद प्रमोद है, उनका जो भी विलासिता पूर्ण जो भी जीवन उनका जो था, उनके बारे में जानकारी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हम अगर बात करें तो राजविलास ग्रंथ जो कि कवि मान के द्वारा लिखा गया, उसके अंदर जानकारी जो मिलती है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम पर लिखा गया ग्रंथ है। इसके अंदर राज सिंह और औरंगजेब के बीच में जो युद्ध अभियान, जो भी उनके बीच में जो संघर्ष हुए थे, उन सभी की जानकारी इसके अंदर देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए आप हेडिंग लगाए विलास ग्रंथ, विलास ग्रंथ। विलास ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ जिनमें किनका जानकारी मिलती है, ऐसे ग्रंथ जिनमें राजाओं के युद्ध अभियानों की जानकारी मिलती है, राजाओं के युद्ध अभियानों के साथ साथ युद्ध अभियानों के साथ उनका जो भी विलासितापूर्ण जीवन हुआ है, या फिर उनके आमोद प्रमोद, हम सभी के बारे में अगर बात करें तो ऐसे ग्रंथ जिनमें राजाओं के युद्ध अभियानों के साथ उनके आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद व उनके विलासितापूर्ण जीवन
विलासितापूर्ण जीवन के बारे में उल्लेख मिलता है। जीवन की जानकारी मिलती है, की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो लिखिए, यानी विलास ग्रंथ ऐसे ग्रंथ जिनमें है जो कि राजाओं का युद्ध अभियान किस प्रकार से था उनके बारे में जानकारी मिलती है। और हम उसके बाद में अगर हम बात करें तो चलिए आगे उसके बाद में लिख ले। तो पहले 1 नंबर लगा के लिखिए, राजविलास ग्रंथ जो कि किन के द्वारा लिखा गया? कवि मान के द्वारा है जो कि लिखा गया। तो 1 नंबर लगा के लिखिए, राजविलास ग्रंथ। राजविलास, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? कवि मान के द्वारा लिखा गया। कवि मान के द्वारा लिखा गया। इसके अंदर जानकारी किसकी मिलती है? मारवाड़ के, जो कि हम बात करें तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम पर लिखा गया ग्रंथ है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो राज सिंह और औरंगजेब के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुआ था या फिर जो भी संघर्ष हुआ था उनके बारे में है जो कि जानकारी इसके अंदर देखने को मिलती है। लिखिए, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह पर, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम पर लिखा गया ग्रंथ। राज सिंह प्रथम पर लिखा गया ग्रंथ। इसमें जानकारी किनकी मिलती है? इसमें राज सिंह व औरंगजेब, राज सिंह व औरंगजेब के बीच हुए संघर्षों की जानकारी मिलती है। हुए संघर्षों की जानकारी मिलती है। ओके, तो ये लिखिए फटाफट से। राजविलास ग्रंथ के अंदर अगर बात करें तो मेवाड़ का शासक महाराणा राज सिंह प्रथम के ऊपर लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। और इसके अंदर जो जानकारी देखने को मिलती है, राज सिंह और औरंगजेब के बीच में जो भी संघर्ष, जो अभियान, जो युद्ध अभियान मान सकते हैं हम, कुछ भी जो हुआ था, उन संघर्षों की जो जानकारी है वो इसके अंदर देखने को मिलती है विलास ग्रंथ के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं। और 2 नंबर उसके बाद में लिखे आप बलवंत विलास ग्रंथ, जो कि सूर्यमल मिश्रण ने है जो कि लिखा था। सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था विलास ग्रंथ। और 1700 किसने लिखा था? वो भी सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था। लिखिए, चलिए 2 नंबर लगा के लिखे। क्या लिखेंगे? बलवंत विलास। 2 नंबर लगा के लिखे, बलवंत विलास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया है। अब इसके अंदर जानकारी किसकी मिलती है? रतलाम का शासक था बलवंत सिंह राठौड़। लिखिए, रतलाम के शासक बलवंत सिंह राठौड़ पर लिखा गया ग्रंथ। बलवंत सिंह राठौड़ पर लिखा गया
ग्रंथ। और उसके बाद में 3 नंबर लगा के लिखे बुद्धि विलास ग्रंथ, जो कि बख्तावर सिंह के द्वारा लिखा गया है या फिर बख्तावर शाह के द्वारा लिखा गया है हम कह सकते हैं, और जो कि जयपुर के कछवा वंश की जानकारी देने वाला ग्रंथ है। कौन सा है? बुद्धि विलास ग्रंथ। लिखे 3 नंबर लगा के लिखे बुद्धि विलास ग्रंथ। एक हम लोगों ने पढ़ा था बुद्धि रासो ग्रंथ, एक बुद्धि रास ग्रंथ जो शालिभद्र सूरी ने लिखा था। बुद्धि विलास ग्रंथ, बुद्धि विलास किसने लिखा है? बख्तावर शाह ने। ठीक है, इसके अंदर कछवा वंश की जानकारी मिलती है। ओके, तो उनके बारे में अगर बात करें तो ये जो बख्तावर सिंह के द्वारा और बुद्धि विलास ग्रंथ की अगर बात करें तो ये इन सभी को है जो कि आप इस प्रकार से साथ में याद कर सकते हैं, जो कि एक बुद्धि रास ग्रंथ है, एक बुद्धि रासो ग्रंथ है, एक बुद्धि विलास ग्रंथ है। इनको आगे हम टेस्टों के अंदर अगर देखेंगे तो इन सभी को एक साथ भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर क्या मिलता है? जयपुर के कछवा वंश की जानकारी हमें देखने को मिलती है। लिखिए, जयपुर के कछवा वंश की जानकारी देखने को मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं जयपुर के कछवा वंश की जानकारी देने वाला ग्रंथ, वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, और उसके बाद में 4 नंबर लगा के लिखे जगत। इसके अंदर और भी हम बात करें तो इसके अंदर जो विस्तृत जानकारी जो मिलती है, जयपुर की स्थापना की विस्तृत जानकारी भी इसके अंदर मिलती है। एक लाइन और लिखो तो लिख सकते हो कि इसमें जयपुर स्थापना का विस्तृत विवरण भी इसके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके जगत विलास ग्रंथ, जो कि नंदराम के द्वारा लिखा गया। उसमें जानकारी की बात करें तो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय पर लिखा गया ग्रंथ है। जयपुर इसमें लिख दे, इसमें जयपुर की स्थापना का विस्तृत वर्णन मिलता है। और जगत विलास ग्रंथ लिखिए, 4 नंबर लगा के लिखिए जगत विलास ग्रंथ। जगत विलास ग्रंथ है। ठीक है, इसके अंदर जानकारी की बात करें तो किसकी मिलती है? जगत सिंह द्वितीय की जानकारी इसके अंदर देखने को मिलती है, और नंदाराम ने इसको लिखा था। तो लिखना है कि मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय की जानकारी देने वाला ग्रंथ, या फिर उनके ऊपर लिखा गया ग्रंथ। किनके द्वारा लिखा गया? ये नंदराम के द्वारा लिखा गया है। इसके अंदर लिखे मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय पर लिखा गया ग्रंथ, ठीक है। अब लिख सकते हैं अच्छे से, जगत विलास ग्रंथ नंदराम ने लिखा था। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय पर लिखा गया ग्रंथ है। और उसके बाद में चलिए आगे लिखते हैं, फटाफट से लिखने की कोशिश करेंगे। तो विलासी ग्रंथ के अंदर है जो कि ये आपके कितने 4 ग्रंथ रहेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं मर्स्या। क्या पढ़ेंगे? मर्स्या। आप सभी को पता होगा कि मर्स्या ग्रंथ कौन से ग्रंथ होते हैं, किन की जानकारी मिलते हैं। और मर्स्या यानी किसी के मरने के बाद में उसकी हम बात करें तो उनके जो उनके अंदर क्या किस हिसाब से है, जो कि उनकी मृत्यु की जो वीरता थी उसके ऊपर उनका जो बखान करते हुए जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है मर्स्या ग्रंथ। जो हम कह सकते हैं शोक ग्रंथ भी उनको है जो कि कहा जाता है, यानी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद उनकी वीरता का बखान करते हुए लिखे गए ग्रंथ
शोक ग्रंथ है जो कि क्या कहलाते हैं, मर्ष्या कहलाते हैं। लिखिए, व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद उनकी वीरता का बखान करते हुए, कि उसने ये किया था, इस हिसाब से हम बात कर सकते हैं। बखान करते हुए लिखे गए शोक शोक संदेश ही तो देते हैं वो, शोक ग्रंथ क्या कहलाते हैं, मर्ष्या। यानी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद अगर हम बात करें उनकी जो वीरता किस हिसाब से थी, या फिर हम उनके बारे में अगर बात करें तो किस हिसाब से वो लड़ा, और इसके अंदर हम बात करें तो मर्ष्या ग्रंथों में एक सबसे विस्तृत जो एक मर्ष्या यानी एक ग्रंथ है जो है आपके कवि रायमलोत कहें, या फिर हम कह सकते हैं कल्ला राठौड़ रा मर्ष्या। किनका? कल्ला रायमलोत का मर्ष्या है, जो कि पृथ्वीराज राठौड़ ने है जो कि लिखा था। उसके बाद में बात करें तो वो एकमात्र ऐसा मर्ष्या जो माना जाता है वो कल्ला राठौड़ के जीवित रहते हुए लिखा गया। यानी इसका अर्थ क्या है, मर्ष्या ये है जो कि मरने के बाद में उनकी वीरता का बखान करते हुए जो ग्रंथ लिखा जाता है वो मर्ष्या कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो कल्ला राठौड़ रा मर्ष्या एकमात्र ऐसा मर्ष्या है जो कि आपके हम बात करें तो जीवित रहते हुए लिखा गया। अब इनके बारे में बात करें तो ऐसा हुआ कैसे, तो कल्ला राठौड़ जो कि पृथ्वीराज राठौड़ जो इनका दरबारी कवि कह सकते हैं, तो इनसे ये बोलते हैं कि आप तो मेरा मर्ष्या लिखो। तो उन्होंने कहा कि भाई मर्ष्या तो मरने के बाद में लिखा जाता है, कि भाई तुमने कैसे घोड़े से उतरे, कैसे किनको मारा, कैसे आपने तलवार चलाई, और कौन जब वहां था, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से जो कि उनका वीरता का बखान करते हुए लिखा जाता है। लेकिन कल्ला राठौड़ ने ऐसा कहा कि तुम तो केवल लिखो, और जो तुम लिखोगे वैसे मेरे को बता देना, मैं वैसे ही मरूंगा। और बिल्कुल कहा जाता है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला राठौड़ के जीवित रहते हुए जो मर्ष्या लिखे थे, जो लाइनें लिखी थी, उसी हिसाब से है जो कि कहा जाता है कि कल्ला राठौड़ की मृत्यु मानी जाती है। तो लिखते हैं कल्ला राठौड़ का मर्ष्या पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया। और कल्ला जो कि कौन था, कल्ला राठौड़ कौन था, सीवाण का शासक था। एक नंबर लगा के लिखे, कल्ला राठौड़ रा मर्ष्या। कल्ला राठौड़ रा मर्ष्या। किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ ने। और पृथ्वीराज राठौड़ ने एक कौन सा ग्रंथ है जो कि गागरोन के दुर्ग में काली सिंध नदी के किनारे है जो कि बैठ के लिखा था, वो था वेली कृष्ण रुक्मणीरी। कौन सा था? वेली कृष्ण रुक्मणीरी, कल्ला राठौड़। तो लिखिए इसमें एकमात्र मर्ष्या, एकमात्र मर्ष्या जो कल्ला के जीवित रहते हुए लिखा गया, कल्ला के जीवित रहते हुए लिखा गया। तो लिखिए एकमात्र मर्ष्या जो कल्ला के जीवित रहते हुए लिखा गया, कौन सा था, किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़, यानी आपके कल्ला राठौड़ रा मर्ष्या। फिर लिखे बख्तावर सिंह रा मर्ष्या, जो कि किसने लिखा था? उमेदाराम ने लिखा था। अलवर के शासक थे जिनका नाम था बख्तावर सिंह। उनकी मृत्यु के बाद, यानी हम कह सकते हैं उनकी मृत्यु पर लिखा गया ग्रंथ है जो कि कौन सा? बख्तावर सिंह रा मर्ष्या उमेदाराम के द्वारा लिखा गया। 2 नंबर लगा के लिखे, बख्तावर सिंह रा मर्ष्या किनके द्वारा लिखा गया? उमेदाराम के द्वारा। ठीक है, दोबारा लिखो, उमेदाराम। किनके ऊपर लिखा गया है? लिखे अलवर शासक, अलवर शासक
बख्तावर बख्तावर सिंह पर लिखा गया ग्रंथ, पर लिखा गया ग्रंथ। ठीक है, बख्तावर सिंह है रामरसिया, अलवर शासक था बख्तावर सिंह, उन पे है जो कि लिखा गया मरसिया। एक लिखे राणे जगत राम मरसिया, राणे जगत राम मरसिया जो कि मेवाड़ का महाराणा जगत सिंह प्रथम पर लिखा गया, जो कि हम कह सकते हैं उनकी मृत्यु पर लिखा गया ग्रंथ, ऐसे लिख दीजिए इसमें। अलवर शासक बख्तावर सिंह की मृत्यु पर लिखे गए ग्रंथ, है ना, मृत्यु पर लिखा गया ग्रंथ। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। राणे जगतराम मरसिया, लिखिए राणे जगतराम मरसिया जो कि किसने लिखा था, इसके बारे में बात करें, किस पे लिखा गया इसके बारे में बात करें तो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम की मृत्यु पर लिखा गया ग्रंथ। कितने लिख दिए, 2 लिखे ना, राणे जगतराम मरसिया, 3 नंबर लगा के लिखे राणे जगतराम मरसिया। राणे जगतराम मरसिया किनके द्वारा, किनके ऊपर लिखा गया है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो जगत सिंह प्रथम पर है जो कि उनकी मृत्यु पर लिखा गया ग्रंथ है, तो लिखी मेवाड़ महाराणा जगत सिंह, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम की मृत्यु पर लिखा गया ग्रंथ, मृत्यु पर लिखा गया ग्रंथ। तो इनके बाद में अगर हम बात करें तो जो मरसिया जो ग्रंथ है वो आपके 3 ग्रंथ है, राणे जगतराम मरसिया हो गया और बख्तावर सिंह जीरा मरसिया हो गया, और ये आपको नोट लगा के आपको याद रखना है कल्ला राठौड़ा, क्योंकि ये हम कह सकते हैं एकमात्र जो मरसिया है वो किस प्रकार का है, जीवित रहते हुए लिखा गया, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जीवित रहते हुए मरसिया नहीं लिखा जाता, लेकिन जो मरसिया लिखा गया उसी के अनुसार वो अगर खत्म हुए तो वो मरसिया ही माने उनके जाते हैं। फिर लिखे आप द्वावेत ग्रंथ, कैसा ग्रंथ, द्वावेत ग्रंथ। इसमें क्या जानकारी मिलती है, चंपू शैली में जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, यानी हम बात कर सकते हैं चंपू शैली क्या, यानी गद्य और पद्य का जो मिश्रण होता है उससे चंपू शैली कहा जाता है। तो गद्य शैली में लिखे गए ग्रंथ, चंपू शैली में लिखे गए ग्रंथ जिनमें उर्दू और फारसी शब्दों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें कह सकते हैं उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे, आपके एक एक लाइन लिखनी है, बस केवल परिभाषाएं लिखनी है, उनके अंदर कोई जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है नहीं। तो एक लिखे आप द्वैता वेद ग्रंथ, इसके अंदर जैसे कि आपकी पर्ची है और इनके बारे में पढ़ेंगे। पर्ची ग्रंथ भी, यानी पर्ची ग्रंथ कौन से होते हैं, यानी ऐसे ग्रंथ जिनमें साधु संतों की जीवनी मिलती है, और एक होता है साखी जिसके अंदर साधु संतों की जीवनी के साथ भी साधु संतों के उपदेश है या फिर उनके अनुभवों का बखान उसके अंदर किया जाता है, तो वो कहलाता है साखी ग्रंथ। एक होता है श्लोका, यानी ऐसे ग्रंथ जिनमें जन साधारण की भावनाओं का है जो कि श्लोक के रूप में उन पर लिखा जाता है, तो वो कहलाता है आपके श्लोका कहलाता है। और एक होता है जमाल या फिर झूलना, है ना, साया झूलना, साया जीरा झूलना। तो इसमें अगर हम बात करें तो ऐसे ग्रंथ जो मात्रिक छंदों के रूप में है जो कि लिखे जाते हैं वो कहा जाता है झूलना, या फिर हम कह सकते हैं जमाल कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे हम 12 मासा ग्रंथ, जिसमें 12 प्रकार की हम कह सकते हैं 12 महीनों की जो ऋतु हैं उनकी जानकारी उसके अंदर मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं 12 महीनों की ऋतुओं की उसके अंदर है जो कि वर्णन देखने को मिलता है, वह कहलाते हैं आपके 12 मासा ग्रंथ। पिछले हम कह सकते हैं सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर एक प्रश्न आया था, नेमिनाथ 12 मासा किसने लिखा था, तो इसके अंदर एकमात्र जो 12 मासा का जो ग्रंथ है नेमिनाथ 12 मासा पलहण के द्वारा लिखा गया था। तो बिल्कुल कह सकते हैं साथियों जो पिछली बार पेपर था वो बिल्कुल हमारे नोट्सों के अंदर से ही उससे एक ही प्रश्न बाहर नहीं गया है,
हमने जो नोट्स पिछली बार बनवाए थे उसी से ही पूरा 95% है जो कि उसी से पढ़ा है, बाहर से एक प्रश्न भी नहीं गए हैं। तो मैं कहता हूं कि अभी से आप अच्छे से लग जाए। और फिर हम बात करें बारहमासा ग्रंथ की, जो हम कह सकते हैं बारहमासा ग्रंथ की जो बात चल रही थी, तो नेमिनाथ बारहमासा जो ग्रंथ किसने लिखा था? पलण ने लिखा था, और ये राजस्थान का पहला बारहमासा ग्रंथ माना जाता है। तो आगे लिखिए द्वावेत। द्वावेत कौन से ग्रंथ होंगे? ये जो चंपू शैली में लिखे गए हो, ऐसे ग्रंथ किस शैली में? चंपू शैली में लिखे गए हो। ऐसे ग्रंथ जो चंपू शैली में लिखे गए हो, जिसमें या फिर जिनमें क्या होगा? उर्दू व किस भाषा का? उर्दू व फारसी, उर्दू व फारसी शब्दों का वर्णन मिलता हो, शब्दों का प्रयोग मिलता हो, फारसी शब्दों का प्रयोग मिलता हो, प्रयोग मिलता हो। चंपू शैली के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि गद्य और पद्य का जो मिश्रण रूप है वो क्या कहलाता है? चंपू शैली कहलाती है। यानी ऐसे ग्रंथ जो चंपू शैली में लिखे गए हो, जिसमें उर्दू व फारसी शब्दों का प्रयोग भी उसके अंदर देखने को हमें मिलता हो। फिर लिखिए आप इसके अंदर पर्ची। पर्ची ऐसे ग्रंथ है जो साधु संतों पे लिखे गए, ऐसे ग्रंथ जो साधु संतों के हैं, जो कि जीवनी पर लिखे गए हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे ग्रंथ जिनमें साधु संतों की जीवनी मिलती हो, तो वो कौन से हो जाएंगे? पर्ची। और एक आज हो जाएगी जिसमें साधु संतों के उपदेश व उनके अनुभवों की जानकारी जो मिलती है, वो कौन से कहलाते हैं? साखी कहलाते हैं। ऐसे ग्रंथ जिनमें साधु संतों की जीवनी मिलती हो, ऐसे ग्रंथ जिनमें साधु संतों की जीवनी मिलती हो। एक लिखो साखी। वह ग्रंथ जिसमें साधु संतों के उपदेश, उनके अनुभवों की जानकारी मिलती हो, ऐसे ग्रंथ है जिनमें क्या मिलती है? साधु संतों के अनुभव व उपदेशों की जानकारी मिलती हो, उपदेशों की जानकारी मिलती हो। क्या कहलाते हैं? साखी कहलाते हैं। फिर लिखे आगे कि श्लोका ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ जिनमें जन साधारण की भावनाओं को श्लोक के रूप में है जो कि प्रस्तुत किया जाता है, तो वो कहलाते हैं आपके श्लोका ग्रंथ। श्लोका ग्रंथ, श्लोका ऐसे ग्रंथ जिसमें जन साधारण की, ऐसे ग्रंथ जिनमें जन साधारण की भावनाओं को है जो कि किस रूप में? श्लोक के रूप में क्या किया जाता है? उनका रूप में लिखा जाता है। जन साधारण की भावनाओं को
श्लोक के रूप में लिखा जाता है, श्लोक के रूप में लिखा जाता है। क्या कहलाते हैं? श्लोका कहलाते हैं। दिख रहा है ना अच्छे से? एक बार मैं थोड़ा आवाज चेक कर लेता हूं। आवाज तो आप सभी तक अच्छे से आ रही होगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी अगर हो, अगर बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो अच्छे से नहीं दिखे, साफ नहीं दिखे, या फिर मेरी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है, तो कमेंट जरूर कर देना, है ना। या पीछे की क्लास में अगर नहीं आ रही है तो वो जरूर बता देना, ताकि हम नेक्स्ट टाइम में जो भी आपको समस्या रही है तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, जो भी मिस्टेक है उसको हल करने की, हम कह सकते हैं सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लिखिए, आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। फिर इसके बाद में एक और लिख लेते हैं, जमाल या फिर झूलना। यानी ऐसे ग्रंथ जो मात्रिक छंदों के रूप में लिखे जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? जमाल या फिर झूलना। ठीक है। फिर 12 मासा पढ़ेंगे। लिखिए, इतना लिख लिया होगा। फिर लिखिए जमाल या झूलना। जमाल ऑब्लिक झूलना किसके रूप में लिखे जाते हैं? मात्रिक छंदों के रूप में। झूलना डैश लगाए, यानी ऐसे ग्रंथ जो मात्रिक छंदों के रूप में लिखे गए हो। ऐसे ग्रंथ जो मात्रिक छंदों के रूप में लिखे गए हो। छंदों के रूप में लिखे गए हो। किसमें कहलाते हैं वो? झूलना ग्रंथ कहलाते हैं। झूलना, है ना। जैसे अमर सिंह जीरा झूलना, मान सिंह जी हैरा झूलना। तो ये तमाम हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आप लिखिए 12 मासा। 12 है मासा। ये किसने लिखा था भाई? 12 मासा का जो एक ग्रंथ है, 12 मासा ग्रंथ नहीं है, ये तो एक हम कह सकते हैं एक शैली है। यानी जो नेमिनाथ ग्रंथ है वो 12 मासा के अंदर आता है। अब इसके अंदर हम बात करें तो ये भी ग्रंथ है, तो 12 मासा ग्रंथ होते कौन से हैं? जिनके अंदर, यानी ऐसे ग्रंथ जिनमें 12 महीनों की जो ऋतुओं का वर्णन देखने को मिलता है। तो लिखे ऐसे ग्रंथ है जिनमें 12 महीने के ऋतुओं का, 12 महीने की ऋतुओं का वर्णन मिलता हो, का वर्णन मिलता हो। कौन से ग्रंथ कहलाते हैं? 12 मासा। अब लिखे नेमिनाथ 12 मासा। एक नंबर लगा के लिखे नेमिनाथ नेमिनाथ 12 मासा। 12 मासा का मतलब 12 माह हो गया ना, सीधा सा समझ में आ रहा है। किसके द्वारा लिखा गया? ये पलहन के द्वारा। बिल्कुल हम कह सकते हैं सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर ये प्रश्न आया है। सेकंड 2023 जीके पेपर के अंदर आए हैं ये प्रश्न। तो इंपॉर्टेंट, इसको लिखिए। और हम कह सकते हैं हमारी क्लास को बिल्कुल भी आप मिस करना तो बिल्कुल भूले ही नहीं। अब राजस्थान का एकमात्र, या फिर हम कह सकते हैं राजस्थान का प्रथम या फिर पहला जो 12 मासा ग्रंथ है वो कौन सा है? नेमिनाथ 12 मासा। लिखे राजस्थान का, बिल्कुल हमारी जो भी क्लासें हैं वो बिल्कुल आप सभी के लिए निःशुल्क रहती है। किसी भी प्रकार का एक हम कह सकते हैं एक नया पैसा भी आपसे नहीं लिया जाएगा। जैसे कि हमारे कमांडो सर जो कहते हैं कि आपका जो नेट जो खर्च होता है वो तो होगा ही, बाकी आपसे एक नया पैसा भी नहीं लिया जाएगा। तो उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, एक लाइन इसके अंदर लिख लीजिए कि राजस्थान का पहला 12 मासा ग्रंथ, राजस्थान का पहला 12 मासा ग्रंथ, 12 मासा ग्रंथ
ठीक है। फिर उसके बाद में हम कह सकते हैं ये जो भी ग्रंथों के प्रकार थे उन सभी के बारे में हम लोगों ने है जो कि पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम साहित्यकार व उनके जो ग्रंथ है, साहित्यकार व उनके ग्रंथ, एक हेडिंग लगाए साहित्यकार व ग्रंथ। यानी आज के सेशन में हम कह सकते हैं जैसे कि आपके 12 मासा ग्रंथ पढ़ लिए और द्वावेत यानी हम कह सकते हैं पर्ची शाखी और आपके इनके बारे में बात कर सकते हैं। मर्ष्या हम लोगों ने पढ़ लिए और विलास ग्रंथ भी हम लोगों ने पढ़ लिए और उसके बाद में बात कर सकते हैं जो कि हमें और उनके बारे में रूपक ग्रंथ भी आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़े हैं, रूपक ग्रंथ है ना। और कौन से पढ़े हैं, वात पढ़ ली और सबसे पहले जो शुरू किया था विगत ग्रंथ है ना, कौन सी थी, मारवाड़ परगनारी विगत। अब एक नई हेडिंग लगाए जिसमें लिखे प्रमुख साहित्यकार व ग्रंथ, प्रमुख साहित्यकार व इनके ग्रंथ। यानी हम कह सकते हैं राजस्थान के अंदर या फिर जो राजस्थान के अंदर जो भी साहित्यकार रहे हैं, अगर हम लोगों ने ग्रंथों में नहीं पढ़े हैं तो उन साहित्यकारों के नाम जो पढ़ेंगे तो उनके अंदर ग्रंथ हम बिल्कुल लिख लेंगे जो भी रहे हैं। प्रमुख साहित्यकार व उनके ग्रंथ, प्रमुख साहित्यकार और डैश लगा के लिख दे ग्रंथ। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 1 नंबर लगा के लिखिए आप पृथ्वीराज राठौड़। किसके बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वीराज राठौड़। इन्होंने कौन कौन से जो ग्रंथ लिखे और किस प्रकार से जो भी इनकी हम कह सकते हैं जो इनका जीवन था उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। इनकी जीवन काल की बात करें तो कोष्टक लगा के लिखे 1549 से 1549 से हम कह सकते हैं 1600 तक, 1600 ईस्वी तक इनका है जो कि जीवन काल माना जाता है पृथ्वीराज राठौड़ का। अब इनके बारे में अगर बात करें तो ये कौन थे, ये अकबर के है जो कि दरबारी कवि थे। तो एक बार समझने की कोशिश करें कि अकबर के दरबारी कवि थे पृथ्वीराज राठौड़। इनके जीवन काल की बात करें तो 1549 के अंदर इनका होता है जन्म और 1600 ईस्वी के अंदर है जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है। अब 1570 के अंदर यानी 1649 में इनका होता है जन्म और 1570 में ये क्या करते हैं, अकबर के वहां चले जाते हैं, अकबर के दरबार में चले जाते हैं। एक बार समझने की कोशिश करें उसके बाद में मैं लिख दूंगा। अकबर के दरबार में चले जाते हैं 1570 में और वहां क्या करते हैं कि इन्होंने है जो कि वहां उनके दरबारी कवि के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया और 1570 में अकबर की सेवा में ये चले जाते हैं और वहां पे है जो कि अकबर के द्वारा कुछ टाइम इनके वहां रहने के बाद में अकबर है जो कि क्या करता है, इन पे अच्छे से विश्वास करता है और इनको एक जागीर दे देता है, इनको एक जागीर दे देते हैं। हम कह सकते हैं किसकी, गागरोन की जागीर है जो कि इनको प्रदान कर देते हैं। गागरोन की जागीर है जो कि पृथ्वीराज राठौड़ को प्रदान कर देते हैं और ये वहां रहते हुए कई सारे जो ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी उनके बारे में अगर बात करें जैसे कि वेली कृष्ण रुक्मणी जी है, चलिए इनके बारे में लिख लेते हैं। ये थे कौन, ये हम कह सकते हैं कल्याणमल के पुत्र थे। तो पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये बीकानेर के शासक पृथ्वीराज जो थे बीकानेर के शासक के कल्याणमल के जो कि पुत्र थे। 1570 ईस्वी के अंदर ये किन के दरबार में चले जाते हैं, किन की सेवा के लिए चले जाते हैं। 1570 में है जो कि अकबर की के सेवा में है जो कि चले जाते हैं और अकबर है जो कि इनको गागरोन की जागीर देते हैं। और इनके बारे में हम बात कर सकते हैं, इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी है जो कि हम कह सकते हैं गागरोन दुर्ग में काली सिंध नदी के किनारे बैठ करके है जो कि लिखा गया था। एक 10म भागवत रादुआ है, गंगा लहरी है और एक है आपके दशरथ राउत है, गंगा जी रादुआ है, गंगा जी रादुआ है, ठाकुर जी रादुआ है। ये तमाम हम कह सकते हैं कई सारे जो ग्रंथ है ये इनके द्वारा है जो कि लिखे गए हैं। तो लिखिए ये अकबर के दरबारी कवि थे। लिखिए किनके दरबारी कवि थे, ये अकबर के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे, किसकी बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज की। अब लिखे एक लाइन और लिखे, पृथ्वीराज किनका पुत्र था, पृथ्वीराज
बीकानेर शासक, बीकानेर शासक कल्याणमल का पुत्र था, कल्याणमल का पुत्र था, जो आगे लिखे जो 1570 ईस्वी में, जो 1570 ईस्वी में अकबर की सेवा में चले जाते हैं। जो 1570 में ऐसे लिख दे कि अकबर के दरबार में चले जाते हैं, फिर ऐसे लिख दे कि अकबर की सेवा में, क्योंकि वहां पे जाके है जो कि एक दरबारी कवि के रूप में इन्होंने है जो कि कार्य किया था। 1570 ईस्वी में अकबर की सेवा में चले जाते हैं, अकबर की सेवा में चले जाते हैं। और ऐसे लिखे, और अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा या फिर अकबर ने इनको कहां की जागीर दी थी? अकबर ने इनको गागरोन की जागीर प्रदान की, जागीर प्रदान की। गागरोन की इनको जागीर देते हैं और इन्होंने वहां रहते हुए कई सारे जो ग्रंथ लिखे थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार इतना लिखे, उसके बाद में आगे लिख देते हैं इनके प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी है, और दशम भागवत रादुआ है, गंगा लहरी है, और दशरथ राउत है, और हम कह सकते हैं जो कि गंगा जी रादुआ है, ठाकुर जी रादुआ, या फिर चलो इधर लिख देते हैं ना, लिखे प्रमुख ग्रंथ। एक तो लिखिए आप वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी, किनके द्वारा लिखा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। दो नंबर लगा के लिखे दशम भागवत रादुआ, दशम भागवत रादुआ। एक हो जाएगा आपके गंगा लहरी, एक हो जाएगा दशम राउत, एक हो जाएगा गंगा जी रादुआ, एक हो जाएगा ठाकुर जी रादुआ। 3 नंबर लगाओ, इसमें लगाओ 4 नंबर, फिर यहां लिख देता हूं 5 नंबर गंगा जी रादुआ, रादुआ, और 6 नंबर पे लिखो ठाकुर जी रादुआ। ठीक है, तो ये प्रमुख इनके जो 6 ग्रंथ है, कौन कौन से हम बात कर सकते हैं? वेली कृष्ण रुक्मणी है, दशम भागवत रादुआ है, दशम राउत है, गंगा जी रादुआ है, कह सकते हैं गंगा लहरी है, और गंगा जी रादुआ हो गया ठाकुर जी रादुआ। ठीक है, लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक नंबर तो आपने पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में जो साहित्यकार थे, और एक आगे लिखे दुर्शा आड़ा। तो एक हम लोगों ने बात की थी, जो अभय सिंह थे, उन्होंने एक कवि था जो उनका मारवाड़ शासक अभय सिंह का एक कवि था जिनका नाम था करणीदान। उनको लाख पशाव प्रदान किया गया था। लेकिन आप बताएं मेरे को कि 1 करोड़ पशाव किसको दिया गया था? 1 करोड़ पशाव किसको दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था? अगर उसके बारे में बात करें तो दुर्शा आड़ा को है जो कि 1 करोड़ पशाव दिया गया था। किन के द्वारा दिया गया था? अगर हम बात करें तो अकबर के द्वारा दिया गया था। तो अब हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। दुर्शा आड़ा, लिखे दुर्शा आड़ा। ये दोनों बात हम कह सकते हैं, अच्छे से याद रखें।
एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट करके आप इनको अलग से लिख लीजिए। एक तो 1 लाख पशाव और एक 1 करोड़ पशाव। 1 करोड़ पशाव है जो कि दुर्शाहड़ा को दिया गया अकबर के द्वारा, और 1 लाख पशाव है जो कि करणी दान को दिया गया, किनके द्वारा, हम कह सकते हैं मारवाड़ शासक अभय सिंह के द्वारा है, जो कि उनको 1 लाख पशाव दिया गया था। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दुर्शाहड़ा, जो कि जिनका जन्म 1535 से 1655 माना जाता है। दुर्शाहड़ा जन्म कब हुआ था इनका? 1535। जीवन काल की बात करें तो 1535 से 1655 ईस्वी। ठीक है, जन्म कहाँ पे हुआ था? धुंदोल हम कह सकते हैं, जो कि धुंधला गांव जोधपुर के अंदर पड़ता है, तो वहां पे इनका जन्म होता है। ये किनके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे, और अकबर ने है जो कि इनको हम कह सकते हैं 1 करोड़ पशाव भी इनको है जो कि प्रदान किया था। और दुर्शाहड़ा कुछ समय तक किनके वहां रहे थे? हम कह सकते हैं सिरोही के सुल्तान देवड़ा के दरबार में भी रहे थे, और सुल्तान देवड़ा ने है जो कि इनकी प्रशंसा के लिए अचलगढ़ दुर्ग के अंदर, जो कि माउंट आबू सिरोही के अंदर है, वहां पे एक इनकी पीतल की मूर्ति भी वहां पे है जो कि इनकी प्रशंसा में बनवा के लगवाई गई थी। दुर्शाहड़ा अकबर के दरबार में रहते हुए, यानी दुर्शाहड़ा अकबर के दरबार में रहते थे, लेकिन हम कह सकते हैं जो अकबर के जो विरोधी राजपूत जो शासक थे, उनकी प्रशंसा के ग्रंथ लिखता था। दुर्शाहड़ा की बात अगर हम बात करें तो दुर्शाहड़ा जो अकबर के दरबारी कवि था, अकबर का दरबारी कवि था, और अकबर के दरबार में रहता था, लेकिन अकबर के जो विरोधी राजपूत जो शासक थे, उनकी प्रशंसा के साथ ग्रंथ जो लिखता था, उनकी प्रशंसा में कई सारे ग्रंथ जो इन्होंने लिखा है, उन सभी के बारे में अगर बात करें तो जैसे कि हो जाएगा आपका एक तो विरुद्ध छतरी जो कि महाराणा प्रताप पर लिखा गया ग्रंथ है, और एक है राव सुल्तान झूलना, या फिर हम कह सकते हैं जिसको कवित भी कहते हैं, राव सुल्तान रा झूलना है, और राव सुल्तान रा मर्स्य है, और एक अमर सिंह रा झूलना जो कि हम कह सकते हैं नागौर के शासक थे, और 1644 ईस्वी में हम कह सकते हैं अमर सिंह ने करण सिंह के साथ में जो मतीरी की राड़ का युद्ध भी किया था, तो ये वही अमर सिंह है। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये अकबर के दरबारी कवि थे। पहले लिख लेते हैं इनका जन्म धुंधला, कहां पे है? जोधपुर। कहां पे हुआ था? धुंधला गांव जोधपुर के अंदर पड़ता है। और फिर 2 नंबर लिखे, ये अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि थे, और अकबर के द्वारा इनको, या फिर लिख लीजिए दुर्शाहड़ा को अकबर के द्वारा इनको 1 करोड़ पशाव दिया गया। 1 करोड़ पशाव प्रदान किया गया। 1 करोड़ पशाव हम बात कर सकते हैं क्या होता है आपके पशाव, यानी जो 1 करोड़ रुपए की रुपए भी हो सकते हैं, उसके अंदर 1 करोड़ तक की जागीरें हो सकती है, किसी प्रकार का जो भेंट दिया जाता है, तो 1 करोड़ रुपए तक है जो कि उसकी वो हम कह सकते हैं रेंज रहती है ना। तो 1 लाख तक की होती है। 1 लाख तक का जो भी सामान वगैरह, जो भी जागीर वगैरह जो दी जाती है, तो वो 1 लाख पशाव कहलाता है। और अब इनके बारे में बात करें तो ये इनके दरबार में रहता था, लेकिन फिर भी किसकी तो ये लिखिए एक लाइन, दुर्शाहड़ा कुछ समय सिरोही का जो सुल्तान था, हम कह सकते हैं सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा के वहां भी है जो कि रहे थे। कुछ समय है जो कि सिरोही के सुल्तान देवड़ा के दरबार में भी रहे थे। लिखिए दुर्शाहड़ा कुछ समय सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा के दरबार में भी रहे थे। देवड़ा के दरबार में
में भी रहे थे। और सुल्तान देवड़ा ने दुर्शाड़ा की एक मूर्ति भी लगवाई है। कहां पे? माउंट आबू सिरोही के अंदर जो अचलगढ़ दुर्ग है उसमें। सुल्तान देवड़ा ने दुर्शाड़ा की प्रशंसा में हम कह सकते हैं तो इसमें अगर हम बात करें तो सुल्तान देवड़ा जो था उसने इनके सम्मान में, या फिर हम कह सकते हैं इनका जो आदर भाव करते हुए, एक अचलगढ़ जो दुर्ग था, अचलगढ़ दुर्शाड़ा ने, सुल्तान देवड़ा ने दुर्शाड़ा के सम्मान में माउंट आबू सिरोही, अचलगढ़ दुर्ग, कहां पे है? आगे लिखे कोष्टक में, माउंट आबू सिरोही, अचलगढ़ दुर्ग में एक पीतल की मूर्ति लगवाई। एक पीतल की मूर्ति लगवाई। किसकी थी वह मूर्ति? दुर्शाड़ा की थी। किसने लगवाई? सुल्तान देवड़ा में। कहां पे लगवाई थी? अचलगढ़ दुर्ग में। अगर हम बात करें तो कहां पे है? ये आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर है, इनके सम्मान में है, जो कि कह सकते हैं। और फिर उसके बाद में अगर बात करें तो सुल्तान देवड़ा के बाद में ये कहां चले गए थे? ये अकबर के वहां चले गए थे। और अकबर के दरबार में रहते हुए भी इन्होंने अकबर के विरोधी जो राजपूत शासकों की प्रशंसा में कई सारे जो ग्रंथ लिखे थे, उनके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो एक बार इतना लिखे, फिर आगे लिखते हैं। चलिए आगे बढ़े या फिर लिख रहे हैं अभी? चलिए एक लाइन और लिखे। दुर्शाड़ा अकबर के दरबार में रहते हुए, अकबर के दरबार में रहते हुए भी अकबर के विरोधी अकबर के विरोधी राजपूत शासक, अकबर के विरोधी राजपूत शासकों की प्रशंसा में ग्रंथ लिखे। अब हम कह सकते हैं दुर्शाड़ा के जो भी ग्रंथ है वो इसके अंदर आ जाएंगे। जो भी आपके जो पीछे छोटे हैं तो इसमें लिखे प्रमुख ग्रंथ। किसके ग्रंथ है? दुर्शाड़ा के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, तो एक नंबर लगा के लिखे विरुद्ध छतहरी। क्या लिखना है? विरुद्ध छतहरी। किस पर लिखा गया ग्रंथ है? महाराणा प्रताप पर लिखा गया ग्रंथ है। महाराणा प्रताप पर लिखा गया ग्रंथ। फिर लिखे सुल्तान देवड़ारा, राव सुल्तान देवड़ारा झूलना या फिर कविते। फिर लिखे राव सुल्तान देवड़ारा मर्शा। दो नंबर लगा के लिखे राव सुल्तान देवड़ारा झूलना। सुल्तान
देवड़ा रा झूलना, यह लिखे, ऑब्लिक लगा के लिखे कवित्त। 3 नंबर लगा के लिखे राव सुल्तान देवड़ा रा मर्स्या। फिर लिखे अमर सिंह रा झूलना, अमर सिंह रा झूलना। करतार बावनो बावनी भी लिखना है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अमर सिंह जीरा झूलना वो किस पे लिखा गया, इसके अंदर इतना लिखना आपको, विरुद्ध छतरी जो कि महाराणा प्रताप पे लिखा गया ग्रंथ है, ये लिखना है। और राव सुल्तान देवड़ा रा झूलना या फिर कवित्त राव सुल्तान देवड़ा रा मर्स्या, ये लिखे। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां लिखवा दूं क्या? चलो यहां लिख लेते हैं ना। 4 नंबर लगा के लिखे यहां पे अमर सिंह है, जहां पे पूरे तो आएंगे नहीं, आगे ले लेता हूं। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर लगा के लिखे अमर सिंह है जीरा झूलना। कौन थे अमर सिंह? नागौर शासक, नागौर शासक अमर सिंह पर लिखा गया ग्रंथ। अमर सिंह पर लिखा गया ग्रंथ। मानसिंह कछवा रा झूलना, या फिर ऐसे लिखे मानसिंह रा झूलना। 5 नंबर लगा के लिखे मानसिंह कछवा रा झूलना। ठीक है, ये किस पे लिखा गया है? आमेर शासक है, मानसिंह पर लिखा गया ग्रंथ है, ऐसे लिख दीजिए एक लाइन। आमेर शासक मानसिंह पर लिखा गया ग्रंथ। गया ग्रंथ। 2 केवल नाम लिखने हैं, एक और। 5 नंबर लिख दिया। 6 नंबर करतार बावनो या बावनी, करतार बावनो या बावनी। लिखिए। और एक और लिखो आप है, जो कि कौन सा? वीरमदेव सोलंकी रादुआ। किरतार बावनो या फिर किरतार बावनी, ये दोनों अलग अलग लिखे। किरतार बावनो या फिर किरतार बावनी। किरतार बावनी भी कई जगह देखने को मिलता है, तो आप गलत नहीं करना है ना। वीरमदेव सोलंकी रादुआ। 7 नंबर लगा के लिखे वीरमदेव सोलंकी रादुआ। वीरमदेव सोलंकी रादुआ। तो ये हम कह सकते हैं आपके दुरसा आड़ा के जो प्रमुख ग्रंथ हो जाएंगे। लिख लीजिए फटाफट से। फिर उसके बाद में हम कह सकते हैं साथियों, आज के सेशन को यहीं पे है जो कि क्या करते हैं, खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं इससे नेक्स्ट जो इससे आगे का जो भाग हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।